चलो बच्चों, वेलकम टू द 9th लेक्चर ऑफ चैप्टर सॉल्यूशंस। हम अभी तक दो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ कर चुके हैं। कौन कौन सी? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और दूसरी ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी हमारी दो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ और बची हैं। मैं आपको कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में हल्का सा बताता हूँ यहाँ पर शुरू करने से पहले। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो डिपेंड करती हैं कि आपने सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट डाला है। किस पे डिपेंड करती हैं? हाउ मच सॉल्यूट हैज़ बीन एडेड टू द सॉल्वेंट, कि सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है। जितना ज़्यादा सॉल्यूट होगा उतना ही ज़्यादा ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। डू यू अंडरस्टैंड? एक हमारी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी RLVP, अगर आप ज़्यादा सॉल्यूट डालोगे तो RLVP बढ़ेगा। अगर आप सॉल्यूशन को ज़्यादा सॉल्यूट से बनाओगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। अब दो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ और बची हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे थर्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का नाम लिख लें। इट इज़ कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इट इज़ कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। अब होता क्या है कि जो बॉइलिंग फिनोमिना है ना, बॉइलिंग, क्या मतलब है इस बॉइलिंग का? हम सब ने पानी को बॉयल होते हुए देखा है, बट फिजिक्स में या केमिस्ट्री में इसका जो मतलब है वो नहीं है कि पानी उबल गया, ये दिख रहा है मेरे को कि बॉयल हो रहा है। एक्चुअली उस वक्त क्या हो रहा होता है? बॉइलिंग इज़ अ फिनोमिना जिसके अंदर जो वेपर प्रेशर है ऑफ द लिक्विड, इट बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बॉइलिंग एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो आप ऐसे सोचें कि ये लिक्विड का सरफेस है और यहाँ से वेपर निकल रहा है। उस वेपर को ऊपर से एटमॉस्फेयर प्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से सारे के सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स बॉयल या इवेपोरेट नहीं हो पाते। ठीक है, इवेपोरेट नहीं हो पाते। अब अगर आप लिक्विड को एक ऐसा टेम्परेचर दे दो कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास इतनी एनर्जी आ जाए कि वो एटमॉस्फेयर के दबाव को ओवरकम करते हुए हवा में रिलीज हो जाए या इवेपोरेट हो जाए, तो जब लिक्विड बॉयल होता है तो उस केस में लिक्विड के सरफेस से भी और लिक्विड के अंदर जो बल्क मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इतनी एनर्जी आ जाती है उनके अंदर कि वो लिक्विड को छोड़ के दे आर एबल टू गो टू द एटमॉस्फेयर। इसी फिनोमिना को बॉइलिंग बोलते हैं। तो बॉइलिंग के टाइम पर होता क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यही बॉइलिंग की डेफिनेशन है। लिखें जरा इस चीज़ को। अ लिक्विड इज सेड टू बी बॉइलिंग व्हेन the vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure। जब लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाता है तो उस सिचुएशन में बोलते हैं लिक्विड बॉयल होना शुरू हो गया। तो अगर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाए तो लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो गया। तो एक ग्राफ होता है, आपको तो पता ही है, वेपर प्रेशर डज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी क्या होता है? इट इंक्रीजेस। आपको याद है ना, शुरू में मैंने बताया था कि एक इक्वेशन होती है लॉग ऑफ वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T2 अपॉन अपॉन वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 1/T1 माइनस 1/T2। ये इक्वेशन होती है। अब इस इक्वेशन में हमको क्या पता लगा था कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वेपर प्रेशर भी बढ़ता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ता है। तो एक ग्राफ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे दे रखा है वेपर प्रेशर और यहाँ दे रखा है टेम्परेचर। तो वाटर के लिए ग्राफ जो है कुछ इस टाइप से दिखता है, कुछ ऐसा। बट टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, बट इट डज नॉट इंक्रीजेस लीनियरली। ये कुछ कर्व की तरह बढ़ता है ऐसे। डू यू अंडरस्टैंड? नाउ इन दिस सिचुएशन अगर मैं आपसे बोलूँ कि बॉइलिंग पॉइंट ढूंढ के बताओ, तो आप बोलोगे जिस वक्त वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा उस वक्त हम बोलेंगे लिक्विड बॉयल होना शुरू हो गया। वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा जिस वक्त वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो यहाँ पर हम 1 atm को ढूंढते हैं। मान लो 1 atm यहाँ पे, 1 atm से यहाँ से एक लाइन बनाते हैं ऐसे जो इस कर्व को हिट करे। तो इस कर्व पे हिट करके नीचे आ जाते हैं वर्टिकली।
तो ये जो टेम्परेचर है, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। इसको मैंने टी नॉट बी से शो करा है। टी नॉट, नॉट हम यूज करते हैं प्योर लिक्विड्स के लिए। तो ये प्योर वाटर का कर्व था, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, और उस कर्व में हमने देखा 1 atm वेपर प्रेशर जब हो रहा है तो उस टेम्परेचर का नाम क्या रख दिया हमने, बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो होता क्या है, जब हम सॉल्यूट डाल देते हैं, जब हम प्योर वाटर के अंदर या प्योर लिक्विड के अंदर सॉल्यूट डाल देते हैं, तो आपको तो पता ही है वेपर प्रेशर कम्स डाउन। भाई उसी के ऊपर तो पूरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, कौन सी, relative lowering in vapor pressure. When you add a non-volatile solute to a solvent, the vapor pressure decreases. यही तो राउल्ट ने बताया था कि जो नया वेपर प्रेशर होगा P, that will be equal to P नॉट A into mole fraction of A. तो यहां से वही वाली चीज है। अगर मैं सॉल्वेंट के अंदर कोई सॉल्यूट डाल दूंगा, तो जो ये जो मैंने बनाया ग्राफ, दिस इज फॉर प्योर सॉल्वेंट, दिस इज फॉर प्योर सॉल्वेंट। अब जब मैं सॉल्यूशन के लिए यही वाला ग्राफ बनाता हूं, तो आपको तो पता ही वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का सॉल्वेंट से कम होता है, तो सॉल्यूशन का ग्राफ नीचे आएगा ऐसे। सो दिस ग्राफ इज फॉर सॉल्यूशन। डू यू अंडरस्टैंड? और जितना ज्यादा आप सॉल्यूट डालते जाओगे, जितना ज्यादा आप सॉल्यूट डालते जाओगे, उतना ही ज्यादा ये ग्राफ और नीचे नीचे जाता जाएगा। तो लेट से मैंने थोड़ा सॉल्यूट डाला तो ये ग्राफ ऐसे था, प्योर सॉल्वेंट के लिए थोड़ा नीचे आ गया। अब देखो, अब इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, अगर आप उसको 1 atm करना चाहते हो, अगर आप उसको 1 atm करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको जो टेम्परेचर चाहिए होगा, दैट टेम्परेचर विल बी मोर देन टी नॉट बी। यस और नो? तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं टी बी। उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, टी बी। अगर मान लो आप और ज्यादा सॉल्यूट डाल दो, तो ये ग्राफ और नीचे आ जाएगा, ये ग्राफ और नीचे आ जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाएगा। कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? तो जितना ये ग्राफ नीचे आता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ता जाएगा। और ये ग्राफ नीचे क्यों आएगा? क्योंकि आप जब सॉल्यूट डालोगे, तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल सरफेस पे आके इकट्ठे हो जाएंगे, और वहां से पानी की इवेपोरेशन कम हो जाएगी, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो ये ग्राफ नीचे आता जाएगा, ये कर्व नीचे आता जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? तो अगर आपको दो कर्व देके बोले कि ये सॉल्यूशन 1 है, ये सॉल्यूशन 2 है, और आपसे पूछे कि बताओ सॉल्यूशन 1 या सॉल्यूशन 2, किसमें सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? बताओ जरा, सोच के बताओ, किसमें सॉल्यूट ज्यादा है? ऑब्वियसली सॉल्यूशन 2 में ज्यादा है। तो ग्राफिकली देखकर भी हम कॉन्सेंट्रेशन का आइडिया लगा सकते हैं, अगर मुझे दो सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का कर्व दे दिया जाए। अब ध्यान से सुनो, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ये था, थोड़ा सा सॉल्यूट डाला, मैं दूसरे ग्राफ को मिटा रहा हूँ, दो ही ग्राफ से हमको काम करना है, एक प्योर सॉल्वेंट का और एक सॉल्यूशन का। ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था कि अगर हम सॉल्यूट को बढ़ाएंगे तो क्या होगा। देखो जरा, तो प्योर सॉल्वेंट का ये रहा क्या बॉइलिंग पॉइंट, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ये रहा। तो ये जो डिफरेंस है ये वाला, इसी डिफरेंस को बोलते हैं डेल्टा टी बी, इसी डिफरेंस को बोलते हैं डेल्टा टी बी, और इसी डिफरेंस को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया सॉल्यूट डालने पे। तो ये बात बेटा याद रखना कि जब भी आप कोई सॉल्यूट डालते हो तो बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज इंक्रीजेस, और बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि बढ़ जाता है, उसी डिफरेंस को मतलब सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको बोलेंगे ईबीपी। ईबीपी डिनोट कैसे करना है? डेल्टा टीबी से डिनोट करना है, डेल्टा टीबी से। अब देखो जरा, जो डेल्टा टीबी है, एक्सपेरिमेंट कर करके डेल्टा टीबी की वैल्यू निकाली और फिर देखा कि जो डेल्टा टीबी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन की मोलैलिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितनी ज़्यादा मोलैलिटी होगी उतना ही ज़्यादा डेल्टा टीबी होगा। डू यू अंडरस्टैंड? फिर लोगों ने इस कांस्टेंट ऑफ, इसको हटाकर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को इंट्रोड्यूस करा और उस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को केबी बोला उन्होंने। क्या बोला? केबी। तो ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, दिस फॉर्मूला इज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके अंदर सबसे पहली बात आती है कि जी केबी क्या है। केबी एक कांस्टेंट है, केबी एक कांस्टेंट है। लिखो जरा, इस कांस्टेंट के तीन नाम है, इस कांस्टेंट के तीन नाम है। पहला इसको बोलते हैं मोलल
एलिवेशन कांस्टेंट, दूसरा इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, और तीसरा इसका नाम रखा हुआ है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, ये तीन हो गए इसके नाम। फिर वो आपसे पूछेगा कि इसके यूनिट्स क्या हैं, इसके यूनिट्स क्या हैं। तो देखो जरा, के बी जो है उसके यूनिट निकालने के लिए आपको पता है कि डेल्टा टी बी बाय एम कर दो। डेल्टा टी मतलब डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर आप डिग्री सेल्सियस में भी नाप सकते हो और डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर आप केल्विन में भी नाप सकते हो। तो दोनों यूनिट यूज कर सकते हो। मोस्टली आपको, क्योंकि ऐसा यूनिट्स की बात करेंगे तो केल्विन दिखेगा, लेकिन डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। जहां पर डिफरेंस होगा वहां पे 1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस और 1 केल्विन का डिफरेंस बराबर होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे केल्विन डिवाइडेड, मोलैलिटी के यूनिट्स होते हैं मोल्स अपॉन केजी। ये केजी ऊपर चला जाएगा तो आंसर आएगा केल्विन किलोग्राम पर मोल। लिखो जरा इसको। तो ये जो केबी है विच इज एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट नाम है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो इसके यूनिट्स हैं केल्विन किलोग्राम पर मोल। दूसरी बात बोर्ड के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट, वो इस केबी की डेफिनेशन पूछता है आपसे, इस केबी की डेफिनेशन पूछता है। तो हम उस पर आते हैं। चलो, तो अब हम आए डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम वाले फॉर्मूले पे। तो इस फॉर्मूले से हमने के बी की डेफिनेशन लिखनी है। तो लिखेंगे के बी की डेफिनेशन। अगर मैं इसी फॉर्मूले में एम को 1 मोलल पुट कर दूं, इसी फॉर्मूले में एम को मैं क्या पुट कर दूं, 1 मोलल, तो उस केस में जो डेल्टा टी बी है वो के बी के बराबर हो जाएगा। भाई ये 1 हो गया, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो यहीं से इसकी डेफिनेशन निकल के आती है। तो लिखे अपनी कॉपी में, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। जब आप सॉल्यूशन को 1 मोलर रखेंगे तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में कितना चेंज आएगा या कितना इंक्रीमेंट होगा, उसी को हम बोलते हैं के बी। आगे लिखें, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट्स। ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है और ये हर सॉल्वेंट के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। क्लियर है ये वाली बात। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। अब देखें जरा, इसी फॉर्मूले को थोड़ा डीप डाइविंग करते हैं। इसके अंदर ये लिखा हुआ है के बी इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के, नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के। अब ध्यान दो, अगर आप सॉल्यूट को डालते हो पानी में और वो टूट जाता है जाके, तो कैन यू इमेजिन ये नंबर ऑफ मोल्स पे फर्क पड़ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स पे जब भी फर्क पड़ने की सिचुएशन आने वाली हो तो आप वॉन्ट ऑफ फैक्टर के बारे में सोचें। तो यहाँ पर आएगा आई इंटू एन सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डब्ल्यू इंटू के बी। तो इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, आई के बी इंटू मोलैलिटी। ठीक है, तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि जब सॉल्यूट के अंदर चेंजेस आने वाले हो एसोसिएशन या डिसोसिएशन से रिलेटेड, तो उस केस में जो मोलैलिटी होगी वो भी आई टाइम्स हो जाएगी। तो नॉर्मल फॉर्मूला तो मोलैलिटी था, लेकिन इफ द नंबर ऑफ मोल्स चेंजेस देन इट बिकम्स आई इंटू मोलैलिटी। तो ये डेल्टा टीबी का फॉर्मूला आप जरूर ध्यान रखें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक फॉर्मूला और है, तो 2 फॉर्मूले हो गए हमारे पास, 1 2। तीसरा फॉर्मूला और है जिसके अंदर के बी की वैल्यू निकालने का तरीका बताया हुआ है। के बी की वैल्यू निकालने का तरीका है उसके अंदर। देखो कैसे, यहां पे लिखा होगा के बी इज इक्वल टू आर टी बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर के बी। के बी की वैल्यू आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी। जैसे पानी के लिए मैं आपको बताता हूं के बी की वैल्यू कितनी होती है। के बी फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। इट इज 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि अगर आप पानी को सॉल्वेंट मानते हो और उसके अंदर आप 1 मोल, मतलब 1 किलो पानी के अंदर आप 1 मोल सॉल्यूट का डाल देते हो, ठीक है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट है वो 0.52 डिग्री सेल्सियस या केल्विन का होगा। So the increment in the boiling point for 1 molar solution is going to be 0.52 degrees और 0.52 Kelvin, एक ही बात है। क्लियर है? चलो अब देखो,
एल वेपराइजेशन। एल वेपराइजेशन क्या होता है? ये लेटेंट हीट है, दिस इज लेटेंट हीट, ठीक है। अब इसके यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको आर की कौन सी वैल्यू लेनी है, ध्यान से सुनना। अच्छा, इसको लिखने का एक तरीका और भी है, इसको लिखने का एक तरीका और भी है। लेटेंट हीट क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन ग्राम ऑफ लिक्विड इनटू 1 ग्राम ऑफ वेपर एट बॉइलिंग पॉइंट। तो 1 ग्राम के लिए इतनी हीट चाहिए, डू यू अंडरस्टैंड? वेपर बनाने के लिए अगर बॉइलिंग होने वाली है और 1 ग्राम लिक्विड को आप 1 ग्राम स्टीम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इतनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी। सो दिस इज इन जूल पर ग्राम। इसके 2 यूनिट हो सकते हैं, ध्यान से देखना। अगर मैं बोलूं कि 1 ग्राम पानी को इवेपोरेट कराना है, 1 ग्राम पानी को इवेपोरेट कराना है, तो जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो लेटेंट हीट के बराबर होगी। लेकिन अगर 1 मोल पानी को इवेपोरेट कराना है, ऐसी इक्वेशन लिखी हुई है, ध्यान से देखना। H2O लिक्विड से H2O वेपर बनना है, तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा H है, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस रिएक्शन का जो डेल्टा H है, उस डेल्टा H को हम बोलते हैं बेटा डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन। हाँ या ना? ये जो डेल्टा H वेपराइजेशन है ये 1 मोल के लिए डिफाइंड है। लेटेंट हीट किसके लिए डिफाइंड है? 1 ग्राम के लिए। 1 ग्राम पानी को 1 ग्राम स्टीम बनाना है तो इतनी हीट चाहिए। लेकिन अगर 1 मोल पानी को 1 मोल स्टीम में कन्वर्ट करना है, मतलब 18 ग्राम्स वाटर, इफ इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू 18 ग्राम्स ऑफ स्टीम, देन द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू दिस। मतलब इस इक्वेशन में अगर मैं इस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की जगह ये लिखना चाहता हूँ तो कैसे लिखेंगे, देखें जरा। तो KB हो जाएगा RTB का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू, इसको लिख सकते हैं डेल्टा H वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। चेक कर लो भाई, डेल्टा H वेपराइजेशन 1 मोल के लिए 18 ग्राम के लिए, अगर 1 ग्राम के लिए निकालनी है तो इसको 18 से डिवाइड करूंगा तो ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये ऐसे भी लिखा होता है RTB का स्क्वायर इंटू M सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000 डेल्टा H वेपराइजेशन। ये वैल्यू आती है KB की। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी है और ये भी है, दोनों आपको पता होने चाहिए। आपको 99.9% क्वेश्चन में KB की वैल्यू गिवन होगी, लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि वो डायरेक्ट पूछ लेता है कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो ये उसका आंसर है। 4 ऑप्शन दे देगा इससे मिलते जुलते, तो ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी सही है, दोनों सही है। अब इसके यूनिट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूनिट्स पे जरा ध्यान देते हैं। अगर मान लो ये फॉर्मूला मैं लेके चलता हूँ और आपको एल वेपराइजेशन जो है, अगर मान लो वो दे रखा है जूल पर ग्राम में, ध्यान से देखना, अगर आपको जूल पर ग्राम में दिया हुआ है तो उस केस में आप आर की वैल्यू 8.314 लेंगे। अच्छा, ये जो एम सॉल्वेंट है ना, ये हमेशा ग्राम में लिखना है। एम सॉल्वेंट इज ऑलवेज, ये मोलर मास है ग्राम में, क्योंकि अगर केजी में होता तो अलग से लिखा होता, लेकिन एम तो हम हमेशा ग्राम में लिखते हैं, तो ये ग्राम में लिखेंगे हम। अगर एल वेपराइजेशन कैलोरी पर ग्राम में दिया होगा, दोनों ऑप्शन में हो सकता है, तो आर की वैल्यू आप 2 लेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में एल वेपराइज मतलब लेटेंट हीट की जगह डेल्टा एच दिया हुआ है, तो डेल्टा एच जो है, मतलब डेल्टा एच जो है इस केस में वो आएगा जूल में, तो डेल्टा एच जूल में दिया है तो आर की वैल्यू ये। एल वेपराइजेशन दिया जूल पर ग्राम में तो आर की वैल्यू ये। अगर डेल्टा एच कैलोरी में दिया हुआ है तो आर की वैल्यू 2 लेंगे। समझ में आ गई बात? जैसे एक छोटा सा मैं आपको सैंपल करके दिखाता हूँ। जैसे पानी के लिए आपको केबी निकालना हो, पानी के लिए केबी निकालना हो, तो अब ध्यान से सुनना, केबी फॉर वाटर, केबी फॉर वाटर आएगा आर। अब देखो, पानी के लिए इस एल वेपराइजेशन की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, है ना, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पानी के लिए एल वेपराइजेशन आपने क्लास 11th में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी थी, लेकिन तब आपने शायद उसको याद नहीं रखा, तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। इट इज़ 540 कैलोरीज पर ग्राम, इट इज़ 540 कैलोरीज पर ग्राम। तो ध्यान देना, तो हम लिखेंगे, तो एल वेपराइजेशन जो होता है पानी का, ये हमको पता होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन में उसको देना चाहिए। लेकिन अगर वो चाहता है कि भैया आपको पता होना चाहिए ये, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप उससे लड़ नहीं सकते, ये आपको याद होना चाहिए। वाटर के लिए एल वेपराइजेशन इज 540 कैलोरी पर ग्राम एंड एल फ्यूजन, जब पानी पिघलता है, जब बर्फ पिघलती है तो एल फ्यूजन होता है, उस केस में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इट इज़ 80 कैलोरीज पर ग्राम। लिख लो कॉपी में, एल फ्यूजन जरूरत पड़ने वाली है इसलिए बता रहा हूँ, ये होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। चलो,
तो के बी निकालना है पानी के लिए, तो वहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे कैलोरी पर ग्राम में पता है, तो हम लिखेंगे 2 इंटू टी बी, बॉइलिंग पॉइंट कितना है वाटर का, वेरी गुड 373, 100 मत लिख देना का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू एल वेपराइजेशन डायरेक्टली पता है 540। इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आता है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। रट लो इसको, पानी के लिए केबी होता है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, तो मैंने आपको अच्छे से इसकी पूरी थ्योरी समझा दी। जितना ज़्यादा सॉल्यूट डालते जाओगे बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन बढ़ता जाएगा। एक और बात बिफोर वी स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स, डेल्टा टीबी जो है, डेल्टा टीबी जो है उसको लिखेंगे टी बी माइनस टी नॉट बी, इसको लिखेंगे टी बी माइनस टी नॉट बी, मतलब ये टी बी ज़्यादा है, ये टी नॉट बी कम है। अगर मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो ध्यान देना, तो टी बी जो आता है बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, इट इज़ डेल्टा टी बी प्लस टी नॉट बी। ध्यान देना, अगर आप ज़्यादा सॉल्यूट डालोगे, अगर आप ज़्यादा सॉल्यूट डालोगे तो बेटा ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, तो ज़्यादा सॉल्यूट डाला तो ये ज़्यादा, ये तो फिक्स है, अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा। समझ पा रहे हो? तो जब लिक्विड में या सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्यूट डालते हैं तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। जैसे मान लो पहले 100 डिग्री सेल्सियस था, आपने थोड़ा नमक डाला 101 हो गया, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज 1 डिग्री सेल्सियस एंड न्यू बॉइलिंग पॉइंट इज 101। आपने और नमक डाल दिया, मान लो वो 2 डिग्री से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, तो उस केस में हम बोलेंगे कि नया बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा 102। तो आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे सॉल्यूट डालता जा रहा हूँ वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। येस और नो, इज इट क्लियर? चलो, चलो तो आपके सामने अब मैं 3 क्वेश्चंस पेश कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं है, बाकी दोनों क्वेश्चंस एनसीईआरटी का 2.7 और 2.8, पेज 49 पेज 50 सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं दोनों। बुक को खोलो, उसमें से भी क्वेश्चंस को नोट कर सकते हो। पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड कर रहा हूँ। कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 200 ग्राम्स ऑफ वाटर। बाकी दोनों क्वेश्चंस एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चाहो तो एनसीईआरटी की बुक खोल लो। सॉल्यूशन को ना देखें, सॉल्यूशन मैं आपको समझाऊंगा, उसी को देखें। चलो, सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट बीपी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 200 ग्राम्स ऑफ वाटर। फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। के बी होता है पानी का 0.52, के बी बेटा सॉल्वेंट का होता है, सॉल्वेंट का, वहाँ पानी सॉल्वेंट है तो के बी पानी का होगा, हमको तो याद ही है 0.52, क्वेश्चन में गिवन भी होगा आपको वैसे, इनटू मोलैलिटी, मोलैलिटी निकालनी है। तो 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 90 डिवाइडेड बाय 180, 90 डिवाइड बाय 180 मतलब हाफ मोल ग्लूकोज, सो इट इज 0.5 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर इन किलोग्राम या वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मोलैलिटी क्या होती है, n अपॉन w, तो n हो गया आपका हाफ और वो हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो कितना होगा 0.2। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5/2, सो इट इज़ 5/2 इंटू 0.52, तो आंसर आएगा, ये कट के इससे आ जाएगा 0.26, तो आंसर आएगा 5 इंटू 0.26 1.3, तो डेल्टा टी बी आ गया 1.3। अब देखो बेटा ये केल्विन में भी है और ये डिग्री सेल्सियस में भी है, दोनों में यही है। तो अब आपको निकालना है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप बोलोगे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट टी बी माइनस पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो कि कितना होता है 100, अगर मैं सेल्सियस में लूँगा, इज इक्वल टू 1.3। सेल्सियस में लूँगा तो भी 100 लिखेंगे, अगर केल्विन में लेते तो यहाँ 373 लिखते। तो बॉइलिंग पॉइंट जो आएगा इस ग्लूकोज सॉल्यूशन का वो आ जाएगा 101.3 डिग्री सेल्सियस, और जो बच्चे ने इसको केल्विन में किया होता वो यहाँ पर 373 लिखता, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल होता है, उधर चले आता तो उस बच्चे का आंसर आता 374.3 केल्विन। दोनों ही आंसर सही है, एक ही बात है मतलब। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सो इट इज सॉल्व्ड एग्जाम्पल 2.6 ऑफ एनसीईआरटी। तो बोल रहे 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज मिक्सड इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, एट व्हाट टेम्परेचर विल इट बॉयल। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा, फटाफट से कर दो जरा, फटाफट से करो इसको, ये तो हो जाना चाहिए। अगर ये समझ में आ गया तो ये होना चाहिए हमसे। हम कैसे करेंगे, हम बोलेंगे अच्छा ग्लूकोज है, ग्लूकोज है तो फॉर्मूला यही चलेगा, है ना। लिखना चाहो तो आप आई तो हमेशा लिख सकते हो, और आई की वैल्यू ग्लूकोज के लिए कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई, फिर से 1 इंटू के बी 0.52 इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी कितनी होगी,
18 ग्राम ग्लूकोज, तो मोल्स कितने हैं ग्लूकोज के बेटा 0.1 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, वो 1 ही है, तो ये आ गया 0.52। इसका मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ 0.52। अगर आपने 18 ग्राम ग्लूकोज डाला 1 किलो पानी में तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इतना हुआ, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ, बॉइलिंग पॉइंट हुआ नहीं पता, -100 इज इक्वल टू 0.52। आंसर आया 100.52 डिग्री सेल्सियस। तो आप देखें बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अच्छा आप एक बात बताओ, जब आप पानी को हीट करते हो तो पानी का टेम्परेचर बढ़ता है, बढ़ते 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 वो बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाता है, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है। जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है उसके बाद उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। ऐसा नहीं कि उसको आप हीट करते रहोगे तो वो उसका टेम्परेचर 120 भी हो जाएगा, कभी नहीं होगा, वो 100 पे आके रुक जाएगा। तो जब पानी को बॉयल करूंगा तो टेम्परेचर 100 पे आके रुकेगा। ध्यान से सुनना, जब ग्लूकोज मिला के पानी को बॉयल करा तो 100.52 पे आके रुका टेम्परेचर, मतलब बॉयल करना शुरू हुआ 100.52 पे हुआ, यहाँ पे 101 पे बॉयल हुआ। डू यू अंडरस्टैंड? तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, फायदा मिलता है इसका खाना पकने में। अगर मैं आपसे बोलूँ पानी के अंदर दाल डाल के पकाओ तो वो 100 डिग्री पे ही पकने की कोशिश करेगी, और अगर मैं बोलता हूँ पानी में नमक डाल दो और फिर दाल को पकाओ तो उस केस में बेटा दाल जल्दी पकेगी। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ चुका होगा तो दाल को ज़्यादा टेम्परेचर मिल रहा होगा पानी का। डू यू अंडरस्टैंड? तो इसलिए कभी भी आपको कुकिंग करनी हो तो नमक पहले डाल दो। जब भी आपको किसी चीज़ को बॉयल करके कुक करना हो तो नमक पहले डाल दो ताकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए। और वो पानी जो 100 पे बॉयल होता है वो 101 पे 102 पे वॉट एवर इट इज़, ऐसा मत करना कि नमक पूरा पैकेट डाल दिया कि मैं चाहता था जल्दी बन जाए दाल, फिर आपको पता है क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं विच इज सॉल्व्ड एग्जांपल नंबर 2.7। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 व्हेन 1.8 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज टू इतना। तो डेल्टा डी बी निकालो, इस बार डेल्टा डी बी गिवन है, डेल्टा डी बी कितना हो बेटा 354.11 माइनस, सो इट इज 354.11 माइनस 353.23। कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन कर लो, 0.88 आ रहा है मेरे हिसाब से। केल्विन बोल दो, डिग्री सेल्सियस बोल दो, एक ही बात है, 0.88। ठीक है, तो ये आ गया। फिर उसने बोला कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो बेटा ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, जितनी भी हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, इनका जो इस्तेमाल होता है वो मेनली मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के काम आती है। कि मान लो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मोलर मास कैसे निकालूं, तो इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके हम मोलर मास निकालते हैं। देखो हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल मोलर मास निकालने के काम आता है। तो यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का इस्तेमाल किया जा रहा है टू कैलकुलेट द मोलर मास। ध्यान से देखना कैसे, डेल्टा डी भी दे दिया। अच्छा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। उस सॉल्यूट के बारे में कुछ नहीं दिया तो आई की वैल्यू 1 मानूंगा, आई की वैल्यू 1 मानूंगा। उसने कुछ भी ब्रेकिंग और उन सब की बात नहीं की तो हमें सपना तो आएगा नहीं, वी डोंट नो कि वो कैसे वो ब्रेक होगा कि नहीं होगा। तो हम बोलेंगे कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख रहा हूँ पहले, आई के बी एम, आंसर आएगा 1। के बी कितना है, के बी दे रखा है 2.53 इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी मुझे नहीं पता, मोलैलिटी का मतलब होता है एन बाय डब्ल्यू, एन बाय डब्ल्यू। एन क्या होता है, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है, एन होता है नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। ध्यान दो गिवन मास है आपको 1.8 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, तो इट इज 1.8 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ, एन निकाल रहा हूं तो गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। क्या आपको दिया हुआ सॉल्वेंट कितना डाला है, हाँ बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट 90 ग्राम दिया, मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 90 ग्राम। तो बेंजीन आपने 90 ग्राम डाली है, 90 ग्राम बेंजीन में डाला गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 90 डिवाइडेड बाय 1000। ये किलोग्राम में होना चाहिए ना, तो 90 अपॉन 1000 तो किलोग्राम में आएगा इससे। अब मैं आपको बताता हूँ क्या आएगा आंसर यहाँ से। डेल्टा टी बी मुझे पता लग गया कितना है, 0.88 इक्वल टू 2.53 इंटू 1.8 डिवाइडेड बाय, ये ऊपर आएगा ये यहाँ पे आएगा, सो इट इज 90 इंटू एम सॉल्यूट और 1000 ऊपर, 1000 के साथ 1 0 इसका जाएगा, 9 इससे कटेगा या 1 आएगा या 5 आएगा, 1.8 इंटू 5 इज 9, ये 5 इसके साथ जाकर 20 आ जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा 50, 20 इंटू 2.5 50 और 0.3 इंटू 20 50.6 आएगा डिवाइडेड बाय एम सॉल्यूट, ये आ गया 0.88। तो आप देखें ज़रा क्या आंसर आएगा फाइनली।
m सॉल्यूट जो आएगा इट विल कम आउट टू बी 50.6 अपॉन 0.88. दिस विल बी द आंसर. ठीक है, इससे आप सॉल्व करोगे तो मेरे हिसाब से कुछ 57 के आसपास आंसर आना चाहिए, ग्राम्स में आएगा. ठीक है, चेक कर लेना एक बार. चलो, तो यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन देखे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे. यहाँ पे रुक के मैं आपको जरा होमवर्क देता हूँ एनसीईआरटी का. चलो तो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी में मुझे 2 क्वेश्चन दिखे जो नॉर्मल मतलब जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे हैं. तो आप इन 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो. इन टेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.10 पेज 55 पे, और एक्सरसाइजेस का जो चैप्टर के एंड में होती है क्वेश्चन नंबर 2.15. तो ये 2 क्वेश्चंस आप प्लीज़ अटेम्प्ट कर लें. और अब अगले सेक्शन में हम जेई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं. आप देखना चाहें तो देखें, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अलग होते हैं, क्योंकि आसान कॉन्सेप्ट है. तो जेई के क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के या बोर्ड के क्वेश्चंस में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता. तो ये वाला सेक्शन आप चाहें तो देख सकते हैं.